गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी ज्योमेट्री की पहली क्लास करेंगे। ज्योमेट्री में जो हम पढ़ेंगे वो सारी ये चीज़ हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। जिसमें पहले पाव है लाइन एंड एंगल, दूसरे पाव है इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आते हैं। ट्राइंगल में एक इंटीरियर हुए, दूसरे एक्सटीरियर एंगल्स हुए हैं। तीसरे पे साइन रूल और कोसाइन रूल। फिर चौथे पे जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ऑन साइन रूल एंड कोसाइन रूल। फिर है एमपीजी जो मास पॉइंट ज्योमेट्री है, और सीवियन ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। सीवियन बताऊंगा फिर मैं उसमें क्या आता है। फिर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल जिसमें थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। फिर जो सातवां है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम सिमिलरिटी के ऊपर। आठवां है जो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल जिसमें इन सेंटर होगा। फिर नौ में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर नाम अंत केंद्र का है, सर्कम सेंटर नाम परिकेंद्र का है, और ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र का है। फिर सेंट्रोइड आएगा केंद्रक। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें समबाहु त्रिभुज और होती है इक्विलेटरल, और समद्विबाहु त्रिभुज होती है आइसोसेलेस। फिर पढ़ेंगे 12वें पर राइट एंगल ट्राइंगल, 13वें पर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल समांतर चतुर्भुज और आयत, रोम्बस समचतुर्भुज और स्क्वायर वर्ग। फिर 15वें पर ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। फिर इस तरह आगे पढ़ रहे हैं हम सर्कल के ऊपर, जिसमें आर क्वेश्चन रिलेटेड होंगे एंगल पर जो इनसाइड द ट्राइंगल, और फिर सेकेंड लाइन और चोर्ड या कोर्ड जिसमें जीवा कह रहा है। फिर टेंजेंट लाइन स्पर्शरेखा। ये 18 कॉन्सेप्ट बनेंगे ज्योमेट्री में जो हम पढ़ देंगे इसमें। फिर हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री का, जिसमें पहला बेसिक तो शुरू करेंगे। पहला आता है इसमें पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है बताओ, पॉइंट क्या होगा? मतलब बिंदु क्या होता है? बिंदु इस तरह का होगा ना इसकी कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेथ होती, ना कोई हाइट होती। समझ में आ गया? A point is that which have never length, breadth and height। अब इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर तक करा जाता है। जो डिनोट करा जाएगा ना, जो कर ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इसको कैपिटल लेटर तक करा जाएगा कि पॉइंट ए है ये। अब और फिर हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन हो है। ईच पॉइंट हैज ए यूनिक लोकेशन। कोई ना कोई स्थिति हो है यूनिक। तो दूसरे पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज। ये समझ में आ गया होगा ना पॉइंट क्या होता है, जिसमें ना तो लेंथ हो, ना ब्रेथ हो और ना हाइट हो, होता पॉइंट। जिसमें डिनोट करेंगे हम ई तक, और फिर हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है। फिर दूसरे पर आ गया व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होती है?
बहुत से पॉइंट जब लेंथ की फॉर्म में जुड़ जाएं, ये पॉइंट है ना, इनकी केवल लेंथ हो, वो हो जाएगी लाइन। ठीक है, जैसे बहुत सारे पॉइंट जोड़ जोड़ कर जिसकी केवल लेंथ बनी है वो हो जाएगी लाइन। मतलब अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव ओनली लेंथ, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव ओनली लेंथ। इसकी केवल लेंथ है ना, ना इसकी ब्रेथ है ना कोई हाइट है इसकी। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगी? लाइन। अब लाइन क्या होती है? ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये जो एरो होती है ना, इसका मतलब है ये इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी, दोनों तरफ जा सकती है इनफाइनाइट तक। अब इसको जो डिनोट किया जा सकता है वो ए बी इस तरह डिनोट किया जाता है। अब लाइन बनने के लिए कम से कम कितने यूनिक पॉइंट की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन आपके 1 2 3 4। लाइन बनने के लिए कम से कम कितने यूनिक पॉइंट की जरूरत पड़ती है? कितने यूनिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है होती है? पता है किसी को? 2 यूनिक पॉइंट की। कितने की? 2 यूनिक पॉइंट की। मान लिया एक यूनिक पॉइंट ए है और एक यूनिक पॉइंट बी है, तो ये क्या क्रिएट कर देंगी? एक लाइन। आ गया ना समझ में? अब इसमें आता है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जैसे अभी ये था ना, तो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए बी। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस हो है? लाइन सेगमेंट में जब ये पॉइंट लग जाए ना, इसका मतलब है इसकी लेंथ बस इतनी है या और ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो सकती। जबकि जो लाइन थी जिसमें ये एरो के थे, इसमें क्या है, ये इंक्रीज हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ होती है। जैसे कहते नहीं कि लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो वो लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट होती है। जब उसकी लेंथ दे दी ना, तो हम सेगमेंट नहीं बोलते, उसको सीधी लाइन ही बोल देते हैं। तुम क्या बोलते इसको? लाइन ए बी। आ गया होगा इतना समझ में? अब आता है सर्कल बनाने के लिए कितने यूनिक पॉइंट की जरूरत पड़ती है? सर्कल बनाने के लिए कितने यूनिक पॉइंट की जरूरत? बताओ एक बार। ऑप्शन है 1 2 3 4। कितने यूनिक पॉइंट की जरूरत पड़ती है सर्कल बनाने के लिए? कितने? 3 यूनिक पॉइंट आएगी। 1 2 और 3। कितने यूनिक पॉइंट हो गए? 3 यूनिक पॉइंट, ए बी और सी। 3 यूनिक पॉइंट हो गए। कम से कम जरूरत पड़ती है सर्कल बनाने के लिए। इसी HSL में आए थे ये दोनों क्वेश्चंस कि
पॉइंट बनाने के लिए कितने यूनिक पॉइंट, 2 की, और सर्कल बनाने में कितने यूनिक पॉइंट, 3 की। कितने की, 3 की। साथ में नोट्स बनाते रहियो अपना। जो आज हमने पढ़ा वो है कि पॉइंट क्या हुआ है जिसमें ना तो लेंथ हो, ना ब्रेथ, और ना ही हाइट, और फिर हर पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन हुआ है। फिर दूसरे पर पढ़ा हमने लाइन। लाइन क्या हुआ, एक सेट हुआ पॉइंट्स का जिसमें केवल लेंथ होती है, और जो लाइन है वो इनफाइनाइटली इंक्रीज करी जा सकता है दोनों डायरेक्शन में, जबकि लाइन सेगमेंट है वह फिक्स होती है। दूसरे पे आ गया सर। अब पढ़ देंगे हमें रे। रे जिसको हम किरण भी कहते हैं, वह क्या होती है बताओ। रे क्या होते हैं, रे और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। रे होती है which have starting point but no ending point। मतलब कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे जे ओ ए है, इसको डिनोट इस तरह करेंगे, ठीक है, ओ ए। अब जैसे सन पे तो जो रे अब है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या है सन, लेकिन एंडिंग पॉइंट थोड़ी ना पता है कि वो कितना ट्रैवल करती है। आगे होगा ना समझ में। रे क्या होती है जिसमें क्या है स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको कहते हैं रे। अब तक हमने 3 पढ़े हैं, एक होता है पॉइंट, लाइन और रे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। वो तो वीडियो दोबारा देख लेना, ना तो कमेंट कर देना। अब पढ़े हम कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस। व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस? संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? कॉन्करेंट लाइंस जब सारी रेखाएं एक ही पॉइंट पर काटते हैं ना, क्या है, जब सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करे तो ये सारी क्या होती है? संगामी, संगामी रेखाएं। क्या होती है? संगामी रेखाएं। आगे होगा ना समझ में। पॉइंट, लाइन, रे और कॉन्करेंट लाइंस। जब सारी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उन सारी लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। अब आ गया एंगल। व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल? कोण। एंगल को दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी कहा जाता है और दो लाइंस के बीच के झुकाव को भी कहा जाता है। मान लिया एक लाइन है ओ बी, तो जो ओ ए है वो कितनी झुकी हुई है उसको कहा जाता है एंगल। ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस बनता है।
दो लाइंस के बीच के झुकाव मतलब इंक्लिनेशन को एंगल कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? एंगल। दो लाइंस के बीच के झुकाव को इंक्लिनेशन कहा जाता है। इसमें जो आगे होगा समझते हैं। इसमें पहले पर पॉइंट करवाया है, लाइन करवाया है, फिर रे करवाया है, कॉन्करेंट लाइंस करवाई हैं, अब एंगल। 5 टर्म हो गई। अब होता है कि एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है? पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का हुआ है? 360 डिग्री का। अगर इसके 4 हिस्से करते, 4 हिस्से कर दे हमें 360 के, तो कितने कितने हो गए? 4 तब भाग करेंगे तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यह 0 से लेकर 90 तक, अब 90 से 180 डिग्री तक और 180 से 270, और ये फिर इसी पर कौन सा होता है? 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल का पता चल गया होगा ना। अब आते इससे आगे एंगल बाइसेक्टर। क्या होती है एंगल बाइसेक्टर? मतलब कोण समद्विभाजक, जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक दोनों नाम है इसके। कोण द्विभाजक और कोण समद्विभाजक क्या होते हैं? मान लिया एक कोण है, BOA एक कोण है। जब इसको बिल्कुल इक्वल इंटरसेक्ट कर देंगे ना, तो ये होता है बाइसेक्टर। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है, तो इसने हम कहेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे इसको? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक। समझ में आ गया? जब इसको एंगल को बिल्कुल बीच बीच में है, मतलब अगर मान लिया हमने 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री और 15 डिग्री का हो जाए ना, तो ये क्या होता है? कोण समद्विभाजक। मतलब एंगल बाइसेक्टर। आगे समझ रहे? ये डेफिनेशन लिख लो। एंगल बाइसेक्टर की है ये, एक ऐसी रेखा जो कोण को समान बांटे, जो कोण को समान बांटे। समान तो बांट दिए, ये 30 था, ये 15 हो गया, तो ये कैसी रेखा जो कोण को क्या है? समान बांटे, मतलब कि इक्वल। अब देखो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। अब ये है, ये इंटीरियर एंगल है। अगर इस लाइन को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो जो ये वाला एंगल है ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। अब इस एंगल एक्सटीरियर एंगल को अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर दें तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहेंगे इसको।
क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाह्य कोण समद्वि भाजक। क्या है समद्वि भाजक, मतलब बाह्य कोण समद्वि भाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आ गया समझ में। मान लो अगर ये 30 का था, ये 30 डिग्री का था इंटीरियर, तो एक्सटीरियर कितने का आ जाएगा बताओ एक बार। इंटीरियर अगर 30 का था तो एक्सटीरियर कितने का आ जाएगा। देखो जो एक लाइन है ना, उसके ऊपर कोण 180 का होता है। कितने का हुआ है, 180 डिग्री। अगर ये कोण, ये पूरा 180 का था, अगर ये कोण 30 का हो गया तो 180 में 30 गए, कितने का बच गया, 150 का। अब 150 का क्या कर दिया हमने, एंगल बाइसेक्टर, मतलब बिल्कुल बीच बीच में काट दिया, तो ये कितने का बच गया, 75 डिग्री का। ये भी 75 डिग्री का। समझ में आया। अगर मन ने इसका भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कर दिया तो ये कितने का बच गया, 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री। इन दोनों कोण का, समझ में आया, इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा के बीच में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। यार कोई भी कोण रेखा कर रही हो, हमेशा इस इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के जो बीच में एंगल बना है ना, वो 90 डिग्री का बनेगा। इस तो हमने के बेरा लग गया। इसका हमने ये पता लगा कि जो दो एंगल थे बी ओ ए, मतलब कि जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था और इसका जो बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, और ये अल्फा और अल्फा है, तो थीटा प्लस में अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इसने इससे भी कर सको। अब पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। इस पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब थीटा प्लस में थीटा 2 थीटा, और अल्फा प्लस में अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। थीटा प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा, अल्फा इस तरह होता है, ये तो गम हो गया था। अब 2 थीटा प्लस में अल्फा इजक्वल टू में 180। अब थीटा प्लस में अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। आगे समझ में। अगर मान लो ये दे दिया ये 15 डिग्री है और कह दिया ये एंगल निकालो, तो कितना आएगा, 90 प्लस इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 90। ये 75 डिग्री आ गया। मान लो ये 10 डिग्री दे दिया तो ये कितना आ गया, 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। मान लो ये मारता 70 डिग्री दे दिया, 70 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 20 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। मैंने ये कह रहा बताया है कि जब 75 डिग्री हो तो 15 डिग्री आता है, 80 डिग्री हो तो 10 डिग्री आता है, 70 डिग्री हो तो 20 डिग्री आता है। आ गया समझ में। एंगल बाई सेक्टर भी आ गया होगा समझ में। एंगल बाई सेक्टर का मतलब होता है एक रेखा जो कोण को दो समान भागों में बांट दे। फिर दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। फिर जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समझा रहे हमने। फिर ये प्रूव भी करते हैं। आगे होगा इतना। अब आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो रेखाएं हैं, ओ पे काटती हैं,
ये कौन है, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा थीटा। ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसका नाम क्या है शीर्षाभिमुखी कोण। शीर्षाभिमुखी कोण मान लीजिए थीटा का है, तो यो एंगल कितना होगा, यो वाला 180 माइनस में थीटा, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल है ये 180 का हुआ है। अगर ये थीटा हो गया तो ये 180 माइनस थीटा। अब देखो ये हमने बेरा नहीं है थीटा की वैल्यू का। अब ये है, ये कितना होता है 180। अगर ये होता है 180 है तो ये कितना बचा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो इसने खोलेंगे तो माइनस 180 और ये प्लस में थीटा, तो 180 तो 180 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया थीटा। प्रूव भी हो गया। अब तो क्या प्रूव करा है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना बच जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि क्या है ये स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों का जोड़ क्या होता है 180। ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा बच गया। अब जो ये लाइन है यह भी 180 बनाओगी, तो अगर ये 180 माइनस थीटा आ गया हमारा, तो ये कितना आ जाएगा थीटा, क्योंकि 180 माइनस 180 प्लस में थीटा हो जाएगा। आगे होगा तो समझ रहे। अगर मारते ये 15 डिग्री दे दिया तो ये कितना आएगा 15 डिग्री। अगर ये हमसे 20 डिग्री दे दिया तो ये कितना होगा 20 डिग्री। आगे होगा समझ में। शीर्षाभिमुखी ये कौन होते हैं। अब आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ये 180 डिग्री तय 360 डिग्री के बीच में होगा। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल होगा। ठीक है, समझ आ गया समझ में। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 तय 360 के बीच में होगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है इसके क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, शाम को डालूंगा वो वीडियो। रोज की दो वीडियो पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अरे को यार है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री का संपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब वो है एंगलों का जोड़ 90 डिग्री, और इसमें एंगलों का जोड़ 180 डिग्री के। मतलब कि अगर मारते ये 45 डिग्री दिया है थीटा, तो अल्फा कितना होगा 45। अगर ये 20 दिया है तो कितना होगा 70 डिग्री। मान लिया मारते ये 45 डिग्री दिया है तो ये कितना होगा 135 डिग्री। अगर क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180, और पूरक कोण का 90 डिग्री। अगर मारते 50 डिग्री दिया है तो ये 130 डिग्री होगा। अगर ये 70 दिया है तो ये 110 होगा। इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा, और इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे समझा। मान लिया एक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। मान लिया हमारा थीटा दिया 25 डिग्री,
इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 65। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 155 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस? 90 डिग्री होगा जब एंगल सेम हो, मतलब एंगल ये दे रखा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री होता है। ना तुम हटते भी तो देख सको कि थीटा प्लस में अल्फा 90 डिग्री है, थीटा प्लस में अल्फा 180, तो कितना हो गया बीच का डिफरेंस? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज, वो डाल दूंगा आज। बस इतनी वीडियो करवाऊंगा ये, इतने क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये ज्योमेट्री का। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है वे करवाऊंगा, वो दूसरी वीडियो में आऊँगी।